तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स की दुनिया। तो फर्स्ट टॉक में आज हमारे साथ हैं रिया लुथरा, जिन्होंने गेट 2024 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 885 रैंक अचीव करी है। तो वेरी फर्स्ट, आई कॉन्ग्रेचुलेट टू यू एंड योर फैमिली, रिया, फॉर अचीविंग सच ए ग्रेट रैंक। Thank you so much. Thank you. तो रिया, आपने अपनी बीटेक कहाँ से कंप्लीट करी है और करंटली आप क्या कर रहे हो और आप कहाँ के हो? पहले आप बताइए। ओके। बेसिकली मैं जींद हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही थापर यूनिवर्सिटी पटियाला से कंप्लीट करी और उसके बाद एक साल का ड्रॉप लिया था एंड आफ्टर दैट मैंने एमएनआईटी जयपुर में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एमटेक कोर्स ज्वाइन किया। और अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ और मैं टाटा मोटर्स में एज एन इंटर्न काम कर रही हूँ। ओके, सो आप एमटेक के साथ साथ आपने प्रिपेयर करी। बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इतना इजी होता नहीं है एमटेक के साथ में प्रिपरेशंस, गेट की प्रिपरेशंस हैंडल करना। तो आप कुछ बता सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से आपने अपना टाइम मैनेज किया? बिकॉज एमटेक में काफी वर्कलोड थोड़ा ज्यादा रहता है, ऐसा हमने स्टूडेंट से सुना है। हाँ, अभी जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो वो रिसर्च की तरफ एमटेक कोर्स काफी ज्यादा जा रहा है, तो फर्स्ट ईयर फिर भी आपका थोड़ा लाइट रहेगा क्योंकि उसमें सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। उसके बाद रिसर्च वर्क आता है तो उसमें प्रेशर काफी बढ़ जाता है। तो वो अगर फर्स्ट ईयर में फिर भी इंसान प्रिपेयर कर सकता है, बट सेकेंड ईयर में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कंटिन्यूअसली आपको अपने गाइड के साथ टच में रहना पड़ता है और उनके साथ लैब्स भी लेने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। या फिर आप इंटर्नशिप पर होते हो तो वहां पर अगर आपको पैसा दे रहे हैं तो आपको फिर 9 घंटे काम करना ही करना है। तो ओके, सो आप सेकेंड ईयर में हो और आपने गेट की प्रिपरेशंस करी, ऐसी हम्म, सिचुएशंस में आपने अच्छी रैंक भी अचीव करी। सो ये बहुत अच्छी बात है। सो आप स्टूडेंट, जैसे अभी होता है कि गेट 2024 में कुछ स्टूडेंट्स की रैंक ऐसी होती है कि उनको सिर्फ एमटेक वगैरह मिल सकती है, पीएसयूज के लिए वो डेडिकेटेड होते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको एमटेक ज्वाइन करनी चाहिए, साथ में गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए? देखो वो डिपेंड करता है। अगर आपका ड्रॉप ईयर ज्यादा है तो विदाउट अ डाउट आई विल प्रेफर कि हाँ आप एमटेक में चले जाओ, क्योंकि वहां से आपकी प्लेसमेंट, अगर आपको एनआईटी भी मिलता है तो आपकी प्लेसमेंट ठीक ठाक पैकेज में हो जाएगी। सो यू विल गेट अ स्टार्ट। आपके माइंड पर वो लोड नहीं रहेगा तो आप साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। और सेकेंडली अगर आपका ड्रॉप ईयर नहीं है और या फिर ड्रॉप ईयर है और आप फर्दर ड्रॉप ईयर नहीं लेना चाह रहे हैं, जैसे मेरा एक साल का था, मैं फर्दर ड्रॉप ईयर नहीं लेना चाह रही थी और उस टाइम मेरी, मैंने तभी फर्स्ट 2022 में ही मैंने फर्स्ट गेट अटेम्प्ट दिया था एंड मेरा ऐसा था कि मेरी 4000 समथिंग रैंक थी। तो उसमें मुझे एमएनआईटी जयपुर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मिला था। तो मैंने उस चक्कर में ज्वाइन किया था कि मुझे ड्रॉप ईयर नहीं बढ़ाना है, मैं साथ में अपनी प्रिपरेशन करूंगी। तो फर्स्ट ईयर में मैंने अपना, ठीक है, क्लासेस भी बंक करे और ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरी सीजी अच्छी नहीं आई थी, इट वाज लाइक अबव 7। तो उतना अटेंड करो, टीचर्स के ऊपर डिपेंड करके, हाँ तुम्हें किसका समझ आ रहा है या जहाँ पर अटेंडेंस जरूरी है तो तुम उतना उस हिसाब से मैनेज कर सकते हो। उसके बाद फिर अपना थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो तुम्हें वो करना पड़ेगा कि हाँ चलो आज बाहर थोड़ा सा कम जाते हैं, इतना ज्यादा नहीं घुलते घुलते, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बीच में थोड़ा टाइम मिलता है तो लाइब्रेरी जाकर पढ़ लो। ये सब होता है। और सेकेंडली ये भी डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है कि आप दो चीजें बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सच में बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। उसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग और आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, वो बहुत आपको मोटिवेट करे, क्योंकि बीच में ऐसा रहता है कि अब ऐसा लगता है कि एक चीज छोड़ दो, नहीं अब नहीं होगा। तो उसके लिए आपके साथ कैसे, आपका साथ कैसा है वो भी बहुत मैटर करता है और आपकी डेडिकेशन भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, तभी आप दो या तीन चीजें एक साथ संभाल सकते हैं। वरना दो कश्तियों में पाँव रखना आसान तो नहीं है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई कि गेट के लिए डेडिकेशन बहुत जरूरी है, एंड टाइम मैनेजमेंट इन्होंने बताया कि कुछ जैसे एमटेक वगैरह में चले जाते हैं स्टूडेंट्स, तो थोड़े वो पढ़ाई से थोड़ा दूर हो जाते हैं, जैसे गेट के लिए वो अपना टाइम नहीं दे पाते, थोड़ा बाहर के जीवन में वो घुस जाते हैं। तो हाँ, टाइम मैनेजमेंट इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये अपने आप का टाइम निकाल पाते थे बाहर की चीजों को छोड़ करके पढ़ाई के लिए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे बिल्कुल छोड़ा है, ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल छोड़ा है, मैंने अच्छे से मस्ती भी करी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने फर्स्ट ईयर में भी गेट दिया था, उस टाइम मेरी 1600 समथिंग रैंक थी। और अभी गुड। मैंने एमटेक इंटर्नशिप इन दोनों के साथ मैनेज करके उसको आधा कर दिया है ऑलमोस्ट। तो ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ना है। मैं इंटर्नशिप पे जाकर भी घूमी हूँ, मैंने दोस्त बनाए हैं, मैं कॉलेज में भी बहुत घूमी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं घूमी हूँ। लेकिन इसका था कि हाँ अब घूम आए तो फिर रात को पढ़ना पड़ेगा, वो बहाना नहीं है कि हाँ अब थक गए अब तो घूम आए छोड़ो, नहीं वो चीज नहीं है।
और उसके लिए आपके फ्रेंड्स भी ऐसा लगता है कि कभी जैसे एग्जाम्स आने वाला है, प्रेशर, आपका घूमने का मन है, तो बाय फ्रेंड्स से नहीं, अभी तेरा एग्जाम आ रहा है, तुझे जो चाहिए घर पर मिल जाएगा, अभी तुम पढ़ो बैठकर, विल गो, एक बार एग्जाम हो जाए। तो आपको वैसा भी चाहिए कि कई बार फिर ऐसा होता है कि सब लोग जा रहे हैं ना, तो फिर आपका भी जाने का मन करता है, बट आपको साथ में फिर वैसा ढूंढना पड़ेगा। वो बहुत मैटर करता है, अदरवाइज फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। ओके गुड। तो आप जैसे आप एमटेक के स्टूडेंट हो, साथ में आपने पहले भी एक बार प्रिपरेशंस करी है गेट की, तो जैसे अब नए स्टूडेंट होंगे जो इस बार गेट के एग्जाम से एमटेक ज्वाइन करेंगे, तो आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए किन सोर्स का यूज किया, या फिर मतलब आपने प्रिपरेशंस कब से स्टार्ट करी थी, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? देखो, प्रिपरेशन मेरी कंटिन्यूस ही रही है, मैंने शुरू करी है तो उसके बाद अभी तक नहीं छूटी है, वो चल ही रही है। वो प्रिपरेशन जब तक तुम सेटिस्फाइड नहीं होते वो नहीं छूटनी चाहिए। तो प्रिपरेशन तुम्हें कंटिन्यूसली आप पढ़ाई से कंटिन्यूस, दूर नहीं हाँ, रहने देना। क्योंकि अगर एक बार आप एक महीने के लिए भी वो टच छोड़ देते हैं ना, तो आपको कोप अप करने के लिए बहुत, आप ठीक है, आपको कभी टाइम मिल रहा है 1 घंटे का, कभी आपको मिल रहा है 2 घंटे का, आप लेकिन कुछ देख लीजिए ताकि आपका ब्रेन उससे यूज टू रहे कि आपको वो चीजें करनी है। ओके, सो बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए कि अपनी अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू या फिर टच में रहने के लिए, जैसे होता है कुछ पेपर के बाद लोग रिलैक्स के चक्कर में 1-2 महीने खराब कर देते हैं, तो उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, जब तक चीजें अचीव ना हो जाए तब तक पढ़ाई से टच हम्म। में रहना चाहिए। ओके, सो आप जैसे गेट के पीवाईक्यूज आपने भी किए होंगे, तो इस बार की प्रिपरेशंस में जैसे मान लो आपने दूसरी बार प्रिपेयर किया आपने गेट के लिए, तो उस टाइम आपने गेट के पीवाईक्यूज का किस तरीके से इफेक्टिवली यूज किया, या फिर मतलब कुछ ही पीवाईक्यूज आपने अटेंड करे? पीवाईक्यूज मैंने बहुत ही कम अटेम्प्ट किए थे, जो मार्क थे, जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस लगते थे, अदरवाइज मैंने, मेरे पास मेरी जी की रैंक इम्प्रूवमेंट बैच की वर्कबुक्स थी, मैंने वो करा। वो भी सब सब्जेक्ट्स का, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था टू बी ऑनेस्ट, तो मैंने वो सिर्फ उन सब्जेक्ट्स का किया जिसमें मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिस की भी जरूरत है, और प्रैक्टिस करूंगी तो मैं, मेरा स्कोर उससे काफी ज्यादा बढ़ सकता है। तो मैंने सिर्फ उसका किया, बाकी टू बी ऑनेस्ट मेरे पास सिर्फ रिवीजन का टाइम था, मेरे पास और किसी चीज का टाइम नहीं था कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ भी लूं, मेरे लिए वो बहुत है। ऐसा था कि हाँ, मेरी स्पीड ठीक थी, मुझे उस चीज पर कॉन्फिडेंस था, तो फिर मुझे था कि हाँ, मैं ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स मेरे टच में रहे, तो मैंने उस हिसाब से अपना मैनेज किया था। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, जैसे अब अभी आप एमटेक के सेकंड ईयर में हो और गेट का पेपर अभी रिसेंटली हुआ है, तो एंड टाइम पे आके आपसे कभी किसी कंसेप्ट, जैसे कंसेप्ट मिस हो जाता है ना कभी कभार, या फिर कंसेप्चुअल एरर हाँ, होती है, तो उस कंडीशन में आप कंसेप्ट को वापस ग्रिप में लाने के लिए क्या करते थे, क्वेश्चंस या फिर मतलब वापस कंसेप्ट पे जाते थे? मेरा ये रहा था कि मैं क्वेश्चंस पहले देखती थी, क्वेश्चंस में जहां पर मैं अटक रही हूँ मैं सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को जाकर देखूंगी। कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमारे टिप्स पर होते हैं, वो ऐसे एबीसीडी की तरह हमारे दिमाग में आ जाते हैं। हर हर सब्जेक्ट में कुछ कुछ ऐसा होता है कि वो एबीसीडी की तरह वो बाय हार्ट हो चुका है। अब उसे पढ़ने का मतलब है कि टाइम वेस्ट करना, जब पहले ही तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो उस तरह से ओके। पढ़ो, या तो तुम मार्क करके रखो कि तुम्हें ये रिवाइज करना है, या फिर तुम क्वेश्चंस देखो, अच्छा हाँ मैं इस क्वेश्चन में अटकती हूँ, या उस चीज को देखने वहां पर पॉइंट करो कि तुमने वहां पर तुम क्या गड़बड़ी करते हो, तुम उस हिसाब से कर सकते हो। वन मोर थिंग, जैसे आप गेट के लिए डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने आपको काफी नर्वसनेस फील हुई, या फिर मतलब आपको ऐसा लगा हो कि हाँ अभी चीजें सही नहीं चल रही, उस टाइम आपने अपने आप को कैसे सही किया आपने? वो बहुत नॉर्मल चीज है, अगर वो चीज किसी जो प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा उसके साथ नहीं होती है, तो फिर ऐसा लगता है कि शायद उसके साथ कुछ गलत है, वो ओवर कॉन्फिडेंट है, या फिर उसे पता है कि नहीं होगा तो वैसे टेंशन नहीं ले रहा है। जो सही से प्रिपेयर कर रहा है, जिसकी प्रिपरेशन सही जा रही है, उसे टेंशन भी होगी, उसे नर्वसनेस भी होगी। ये सारे फीलिंग्स तभी आते हैं जब आप सही डायरेक्शन में है, तो वो बहुत लाजमी बात है, वो आएगा ही आएगा। उसे टैकल करने का यही तरीका है कि अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्रेक नहीं, 1-2 दिन का बीच में ब्रेक ले लिया, माइंड शांत कर लिया, कहीं चले गए जहां तुम्हें अच्छा लगता है, जाकर किसी से बात कर ली जो तुम्हें मोटिवेट करता है, जो कहता है कि अरे हो जाएगा, कोई ये भी बोलता है अरे हो जाएगा, टेंशन ना ले, 1 दिन का रेस्ट कर, हो जाएगा। तो ऐसा भी होता है, फैमिली फ्रेंड से बात करो, कुछ अच्छी जगह जाओ जहां तुम्हारा मन लगता है, तो वो दोनों चीजें साथ आएगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा तो नर्वसनेस भी आएगी कभी ना कभी तो।
ओके, सो अभी आपने बताया जैसे फ्रेंड्स का आपके गेट की प्रिपरेशन से बहुत रोल बता रहे हो आप, कि हाँ आप उनके पास चले जाते थे या फिर फ्रेंड्स भी आपके ऐसे ही थे। तो जैसे फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं या फिर मतलब जैसे कोचिंग में पहली बार स्टूडेंट जाते हैं, उनके लिए फ्रेंड सर्कल के लिए बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कि उनको फ्रेंड सर्कल में टच में रहना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए चीजों को? इट डिपेंड्स, मतलब इफ ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बहुत सारे दोस्त, क्योंकि बहुत सारे दोस्त होंगे तो बहुत सारी बातें होंगी, हर किसी का अलग अलग नजरिया होगा। तो इतने अलग अलग नजरिए आएंगे तुम्हारे पास, इतनी सारी एडवाइसेस आएंगी, तो फिर तुम कंफ्यूज होगे अब इसमें से क्या चुनूं मैं। वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ दोस्त, दो तीन दोस्त ऐसे होने चाहिए कि हाँ, जब जाओ तो तुम्हें कुछ ऐसा वैल्यूएबल मिले, वैसे दोस्त होने चाहिए। सर्कल का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। लेकिन हाँ वो है कि अगर तुम्हें लगता है तुमने जाकर दोस्त बना लिया, लेकिन तुम्हें बाद में रियलाइज होता है नहीं ये सीरियस एनफ नहीं है, इसकी वजह से मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो तुम्हें वहीं पर एक लाइन बना देनी है, नहीं भैया नहीं हो पाएगा, मुझे प्रिपरेशन करनी है, तुम्हें प्रिपरेशन करनी है तो मोस्ट वेलकम, बट अदरवाइज नहीं। ओके, सो फ्रेंड सर्कल का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, बट ये डिपेंड हाँ करता है कि फ्रेंड्स किस तरीके के आपके हैं। जी। राइट। तो रिया, जैसे अभी इन सोशल मीडिया की जनरेशन है, तो सोशल मीडिया को चाहे तो हम अच्छे से भी यूज कर सकते हैं, और एक तरीके से डिस्ट्रैक्शंस भी है। तो आप फ्रेशर स्टूडेंट जैसे हैं या फिर जो रिपीटर्स जैसे आईआईटी में एमटेक वगैरह कर रहे हैं या फिर वापस से तैयारी कर रहे हैं, उनको सोशल मीडिया से कनेक्ट रहना चाहिए या फिर उनको अवॉइड करना चाहिए प्रिपरेशन से, बिकॉज वो टाइम वेस्टेज कभी कभार उसका ज्यादा हो जाता है? वो वो हर किसी पर डिपेंड करता है कि अगर तुम कंट्रोल कर सकते हो थोड़ी देर यूज करना में कुछ गलत बात नहीं है, कि ठीक है तुम थोड़ा बहुत, वो सही बात है कि तुम थोड़े बहुत कनेक्टेड रहते हो अलग होकर भी, इट्स फाइन। मैंने कभी भी अपनी सोशल मीडिया डिलीट नहीं करी अपने प्रिपरेशन फेज में। आई वॉज ऑल टाइम ऑन सोशल मीडिया, तो ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए बहुत, तुम्हारे ऊपर बहुत हावी हो जाता है, तुम बहुत टाइम वेस्ट करते हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है उस चीज का। लेकिन तुम लिमिट में यूज कर सकते हो तो इट्स फाइन। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, मतलब अपने आपके यस। कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। राइट। हाँ। तो वन मोर थिंग, जैसे बच्चे गेट के पीवाईक्यू से टेस्ट सीरीज पे स्विच करते हैं, तो उनको हम्म। डिफिकल्टी थोड़ी ज्यादा होती है उस टाइम। जैसे मान लो उनका पहला टेस्ट खराब हो जाता है, फिर दूसरा टेस्ट भी उनका खराब हो जाता है। तो ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ है, या फिर मतलब आपको क्या लगता है उनको उस टाइम मोटिवेट रहने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब मार्क्स कम आ रहे हो तो भी? टू बी ऑनेस्ट, टेस्ट सीरीज एक ऐसी चीज है जो बनाई जाती है लेवल से ऊपर, ताकि उससे ऊपर का तुम कर लोगे तो उससे नीचे का तुम्हें हलवा लगेगा। वो उसका मोटिव ही सिर्फ यही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हो तो फिर इस तरह से करो कि हाँ मैं सीखने के लिए जा रहा हूँ, मैं कुछ सीखने के लिए जा रहा हूँ, मैं मार्क्स नहीं देख रहा हूँ। हाँ ठीक है, मार्क्स मैटर करते हैं, तुम ये देखो कि तुम कितने टाइम में कर पा रहे हो जब नया क्वेश्चन आ रहा है, और फिर तुम उससे कुछ नया सीख रहे हो तो फिर उसे तुम नोट डाउन करो। तुम उन्हें अपने पास रखो कि हाँ ये चीज मैंने नहीं देखी थी, ऐसा कुछ हो गया तो फिर हाँ मुझे आना चाहिए अब। ये मेंटालिटी रखो टेस्ट के बाद। टेस्ट एक बार अच्छे से दो, कि एग्जाम की तरह दे रहा हूँ मैं, कि हाँ मैं बहुत सीरियसली दूंगा, टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करूंगा, सब करूंगा। लेकिन जब उसका रिजल्ट आ जाता है तो तुम ये देखो कि तुम जिस चीजों में श्योर थे, जो कॉन्सेप्ट तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पक्का सही होने चाहिए थे, वो सही है या नहीं है, या तुम्हें बेसिक पर काम करने की जरूरत है। फर्स्ट ये देखो, उसके बाद ये देखो जो नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं कि उससे मैं क्या सीख पा रहा हूँ। और कहीं कई बार ऐसा होता है कि बहुत वेग क्वेश्चंस भी होते हैं टेस्ट सीरीज में, कुछ भी 100% परफेक्ट नहीं होता, तो ठीक है उन्हें इग्नोर करना भी सीखो, उसकी वजह से रैंक नीचे जाती है। तो इन्होंने बताया टेस्ट सीरीज को सिर्फ लर्निंग के लिए यूज करना चाहिए, बाकी कभी बच्चे काफी डिप्रेस भी हो जाते हैं, मैंने हाँ प्रिपेयर उससे करी है, मैंने देखा डिप्रेशन कि लेने लोगों का, को। उससे डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में वो नहीं आ रहा है ना, अभी टाइम है एग्जाम में, तो उसके लिए देखो। ओके, तो वन मोर क्वेश्चन, जैसे कुछ टॉपर्स और भी बोलते हैं कि गेट में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्यूरेसी बनाने के लिए आप मतलब क्या करते थे? ऐसा तो सभी के साथ होता है कि पहली बार कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा होता है तो उनके साथ उनसे गलतियां तो होती है, तो गलतियां एक्यूरेसी। आज भी होती हैं, गलतियां तो सब, जब तक आप दोगे लास्ट एग्जाम दोगे, आप फर्स्ट रैंक भी आ जाओगे, गलती तो आप फिर भी करके आए होगे। तो गलती होगी वो चीज नहीं है, हमें सिर्फ वो करना है कि हाँ थोड़ा कम करना है उसे। और इस तरह से देखो ना कि अगर आपको डाउट है तो आप ये देखो, जैसे गेट में ये होता है कि कई क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आप वहां पर रिस्क ले सकते हो, तो टेक वहां पर रिस्क लो ना। कोशिश करो कि आपका जो मैक्सिमम रिस्क हो वो वहां हो जहां नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं।
आप ओके सो उस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए मेरे ख्याल से। मैंने इस तरह से किया है हमेशा, रिस्क मैंने हमेशा नॉन नेगेटिव में लिया है। लाइक एनईटी वगैरह होते हैं, एमएसक्यू क्वेश्चंस आते हैं हाँ वहां पे। हाँ ओके। तो जैसे मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और कुछ हम्म। स्टूडेंट्स या फिर मतलब होते ही हैं जो लास्ट के लिए इनको छोड़ देते हैं, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड को। तो मैथमेटिक्स को हमें स्टार्टिंग से प्रिपरेशंस में लेना चाहिए, या फिर मतलब एट द एंड हम इनको कर सकते हैं? नहीं, आई वुड सजेस्ट मैथ्स एक बार, क्योंकि मैथ्स बाकी सब्जेक्ट्स में भी काफी यूज होता है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स तुम्हारा एक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैथ्स को अगर तुम एक बार पहले कर लोगे और बीच में एक दो बार रिवाइज कर लोगे तो तुम काफी अच्छे हो जाओगे मैथ्स में, तुम्हें एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि मैथ्स की वेटेज बहुत ज्यादा है, तो उसको वो वैल्यू भी देनी चाहिए। तो मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड को हम कंबाइन करके वैसे ऑलमोस्ट कट ऑफ तक पहुंच पाते हैं, तो उनको स्टार्टिंग से प्रिपरेशंस में हाँ, लेके रखना उसे चाहिए। और स्टार्टिंग से करके उसकी कंटिन्यूअस रिवीजन भी होनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स में कई चीजें होंगी कि तुम्हें याद रखनी ही पड़ेंगी, कुछ फॉर्मूलाज रहते हैं, वरना तुम बहुत पीछे हो जाओगे। अगर तुम शुरू से सॉल्व करने लगोगे, तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, तुम वो डिराइव करोगे और फिर करोगे। तो आई थिंक तुम्हें मैथ्स कंटिन्यूस रिवीजन में भी रखना चाहिए, कि हर 2 महीने में एटलीस्ट एक बार तुम नजर मार लो या शॉर्ट नोट्स बना लो। तो हर शॉर्ट नोट्स है तुम्हारे पास, तो हर महीने, हर 15 दिन में अगर तुम नजर मारोगे तो तुम्हें फॉर्मूलाज लास्ट में दिक्कत नहीं होगी, वो तुम्हें बाय हार्ट हो जाएंगे। तो अभी आपने जैसे बोला शॉर्ट नोट्स के लिए, तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए काफी बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाए कैसे। आप उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहोगे, कौन से टाइम पे शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए और किस तरीके से हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए? शॉर्ट नोट्स ऐसा होता है कि तुम पहले बहुत अच्छे से पढ़ लो, फर्स्ट टाइम में मत बनाओ, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उसमें काफी चीजें तुम सीख रहे हो, तो तुम्हें सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, सब कुछ ऐसा लगता है कि तुम भूल जाओगे। एक बार तुमने अच्छे से पढ़ लिया, एक बार रिवीजन कर ली, उसके बाद फिर ऐसा होता है कि फिर तुम टेस्ट सीरीज दे रहे हो, या फिर तुम अब क्वेश्चंस दोबारा लगा रहे हो, तुम क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन कर रहे हो, तो तब तुम्हें पता चलता है कि अरे ये वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे कभी भी नहीं भूलता है, तो उस चीज को शॉर्ट नोट्स में क्यों डालना, जो तुम्हें सब याद ही है उसका। तो जब तुम तीसरी बार पढ़ रहे हो, मतलब एक बार तुमने फर्स्ट टाइम पढ़ा, उसके बाद एक बार रिवीजन करी, जब सेकंड रिवीजन चालू है, तब तुम क्वेश्चंस के थ्रू करो और उसके बाद देखो कि यहाँ इस कॉन्सेप्ट में मुझे गड़बड़ आ रही है। तो उस क्वेश्चन की मदद लेके अगर अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो तुम्हारे बहुत छोटे बनेंगे, और तुम्हें वो एग्जाम टाइम में बहुत वैल्यू करेंगे। उसमें सिर्फ वही चीजें होंगी जो तुम्हें याद नहीं रहती है। तुम शुरू में ही शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो मुझे लगता है कि सब कुछ तो है उसमें, फिर उनको शॉर्ट नोट्स बोला ही क्यों है। इससे तो तुमने नोट्स में हाईलाइट कर लो, तुम्हें पढ़ने में तो उतना ही टाइम लगेगा, फिर लिखने में टाइम वेस्ट क्यों करना। ओके, सो टाइम भी एक फैक्टर है, इन्होंने बताया जैसे कि शॉर्ट नोट्स आप बहुत प्रिसाइज्ड होने चाहिए। लाइक जो चीजें नहीं आ हम्म। रही है या फिर ओनली फॉर्मूले टाइप की चीजें उसमें होनी चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अभी शॉर्ट नोट्स की आप बातें कर रहे थे, शॉर्ट नोट्स तो आपने भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे, या मतलब आप फुल हम्म। सिलेबस, फुल जो होते थे उनमें से ही पढ़ते थे नोट्स में से? मैंने हर सब्जेक्ट के नहीं बनाए थे टू बी ऑनेस्ट, बट मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के मैंने बना लिए थे जहां मुझे ऐसा लगता था। तो हर सब्जेक्ट के नहीं थे, कुछ ही सब्जेक्ट ऐसे थे जैसे इनकी वेटेज भी बहुत कम है, और फिर मुझे ऐसा लगता था कि जिनकी वेटेज बहुत कम है वो वहीं पर बुक मार्क लगा लो या हाईलाइट कर लो, भाई ये देखना है मुझे, या फिर एक पेज पर लिख लो कि ये टॉपिक्स देखने हैं मुझे, इनफ। क्योंकि ओके, सो मेरे वेटेज पास की बात, टाइम बहुत कम था। वेटेज की बातें आप अभी कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिकल में आपके कौन से स्कोरिंग सब्जेक्ट्स आप कहेंगे जिनको प्रायोरिटी देनी चाहिए हर स्टूडेंट को, जैसे जिनके पास कम टाइम बचा हो प्रिपरेशन के लिए? जिनके पास कम टाइम, बट टू बी ऑनेस्ट अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मैं ये कहूंगी कि जैसे डिजिटल की बहुत कम वेटेज रहती है इस बार, लेकिन मेजरमेंट ठीक ठाक आया था, जनरली मेजरमेंट भी कम रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वेटेज के हिसाब से देखो, और उसका वेटेज के साथ साथ एक प्रायोरिटी लिस्ट अपनी वो बनाओ जिसमें तुम स्ट्रांग हो, जिसमें तुम एक्यूरेसी तुम्हारी अच्छी रह सकती है। क्योंकि मेरे हिसाब से मेरी एक्यूरेसी शायद किसी और सब्जेक्ट में अच्छी रहेगी, तुम्हारी किसी और सब्जेक्ट में, किसी का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा स्ट्रांग होगा, किसी का मशीन ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो तुम पहले उस सब्जेक्ट को करो जिसकी वेटेज भी अच्छी है और जो तुम्हारा स्ट्रांग भी है। ओके, सो जिन सब्जेक्ट्स पे आपकी ग्रिप अच्छी होती है पहले आप हाँ, उनको स्ट्रॉन्ग लेकिन बनाए। इसका ये मतलब नहीं है जिस सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन आ रहा है, दो क्वेश्चन आ रहा है,
उसकी तुम्हारी ग्रिप अच्छी है तो तुम पहले उसको बहुत ज्यादा पढ़ लो, नहीं वो भी नहीं करना है तुम्हें, दोनों चीजें देखने की, वेटेज भी होनी चाहिए और उसके बाद फिर तुम्हारी ग्रिप भी होनी चाहिए, उस हिसाब से उसका मिक्स एंड मैच करके तुम्हें प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी। ओके। सो आपने कोचिंग ली है कभी गेट की हाँ, प्रिपरेशंस के लिए? मैंने अपने ड्रॉप ईयर में ईएससी एंड प्लस गेट बैच ज्वाइन किया था ऑनलाइन मेडिसी का। तो जनरली ऐसे होता है कि फ्रेशर स्टूडेंट मतलब पहली बार कोचिंग कर रहे होते, पहली बार गेट की प्रिपरेशंस कर रहे होते, तो जैसे रनिंग सब्जेक्ट होता है तो वो तो उनको अच्छे से आ रहा होता है, हाँ, बट जो पीछे का जो सब्जेक्ट हो गया उसको आप कैसे अपने प्रिपरेशंस में साथ लेके चलते थे ताकि आप उसको कंटिन्यूअसली टच में रख पाओ? टू बी ऑनेस्ट कोचिंग के साथ बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनकी बहुत लंबी क्लासेस होती है और बहुत लेट एंड तक चलती है। और इसीलिए मेरा, जब मैंने कोचिंग ली थी तब मेरा 4000 कुछ रैंक था जिस साल मैंने ली थी। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी करी तो फिर मेरी 1600 रैंक आई। उसके बाद फिर मेरी 800 कुछ रैंक आई अब। तो वो बहुत मुश्किल है मैनेज करना, वो बात सही है, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे पास हिम्मत भी नहीं होती है और टाइम भी नहीं होता है। तो उसमें मैं यही कहूंगी कि थोड़ा बहुत देखते रहो, जितना हो सकता है उतना बेस्ट करो अपना। उसके लिए भी वही टाइम मैनेजमेंट वाली चीज आती है, तुम्हारे अंदर बहुत डेडिकेशन है, तुम रात को फिर जाकर 6 घंटे पढ़ सकते हो, वेरी गुड, फिर तुम अपने आप रिविजन करोगे। जैसे ऐसा हो गया कि अ, अभी तुम्हारा जैसे नेटवर्क खत्म हो चुका है, तुम्हारा सिग्नल शुरू करवाया है, तो सिग्नल के साथ साथ ठीक है, तुम थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है, तुम थोड़ा थोड़ा नेटवर्क देखते रहो, दो दो तीन तीन पन्ने भी पूरे सिग्नल में पढ़ते रहोगे, तो फिर तुम्हें रिवाइज हो जाएगा। फिर तुम दोबारा जब नेटवर्क करोगे तो तुम्हें उससे बहुत कम टाइम लगेगा। जितनी बार तुम रिवीजन करोगे, जितने भी मोटे नोट्स हो, तुम्हारा टाइम एक्सपोनेंशियली कम होगा ही होगा। तो जैसे जैसे रिविजन्स के नंबर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें टाइम भी कम ही लगता है ना? तो हाँ, जैसे आपने बताया कि रिवीजन का आप जिक्र कर रहे थे, तो रिवीजन के टाइम पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर मतलब सिर्फ नोट्स को स्टडी कर लेना चाहिए? देखो वो पर्सनली मेरे लिए ऐसा वर्क किया था कि अगर मैं नोट्स करती थी तो फिर मुझे बहुत टाइम लग जाता था, फिर मुझे ऐसा लगता था कि सभी तो पढ़, क्योंकि अगर तुम नोट्स खोलते थे तो चाहे तुमने हाईलाइट किया, तुम्हें ऐसा लगता है कि अरे ये भी तो ऊपर छोटा सा ही टॉपिक है ना, बेशक आता है, एक बार नजर मार ले। तो मैं इस तरह से करती थी कि मैं क्वेश्चंस के थ्रू करती थी, और क्वेश्चंस के थ्रू करती थी तो मेरा बहुत जल्दी काम हो जाता था। तो क्वेश्चन क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन सॉल्व करना। करना भी टच में रहता था, तो तुम्हारी स्पीड एग्जाम में अफेक्ट नहीं होगी, कि तुम लास्ट में अगर क्वेश्चंस छोड़ दोगे तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी स्पीड अफेक्ट हो सकती है, कि मैंने बहुत टाइम से क्वेश्चंस नहीं किए। वो कॉन्फिडेंस सो शायद मेरे अंदर थोड़ा कम रहता अगर मैं क्वेश्चंस के थ्रू गई, तो क्वेश्चंस भी कर रही थी और जहां अटक रही थी वो रिवाइज भी कर रही थी, तो मेरी दोनों चीजें हो रही थी, तो फिर मैंने वो प्रेफर किया। तो बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है ये चीजें कि आप जब रिवीजन कर रहे होते हो तो आप क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस को टच में रखना चाहिए उनको। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वन मोर थिंग, आप एनी मैसेज जो स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन के लिए आप देना चाहोगे जो करंटली गेट की प्रिपेयर कर रहे हैं? आई वुड से अपना बेस्ट दो, जितना कर सकते हो। बहुत कूल माइंड से करो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा कूल रहोगे, बीच में नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, छोड़ने का मन करेगा, ये होगा, तो ठीक है, वो उसका भी टाइम आएगा तो उसे भी टाइम दो, खुद को ठीक करो, लेकिन प्रिपरेशन कंटिन्यूअस रखो। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ तुम कर सकते हो तो कर सकते हो ना, एक साथ ज्यादा लग सकता है, तुम्हारे दोस्त से एक साथ ज्यादा लगेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि हाँ मुझे वही चाहिए, अगर तुम्हारे अंदर वो है कि मुझे तो वही चाहिए और कहीं मैं सेटल नहीं होऊंगा, तो फिर करना तो है ही। 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, करो, अपना बेस्ट देते रहो, इम्प्रूव करोगे करोगे। ओके, सो बहुत अच्छी इन्होंने स्ट्रेटजी बताई, बिकॉज ये एमटेक के साथ साथ प्रिपेयर कर रहे थे, और जो अभी एमटेक के साथ प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, और इनके द्वारा कही हुई एक एक बात कहीं ना कहीं आप लोगों की प्रिपरेशन में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो हमारे टॉपर्स टॉक का एम भी यही रहता है कि टॉपर्स की स्ट्रेटेजी आप लोगों तक पहुंचे, जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं गेट के एग्जामिनेशंस की, एंड वो अपनी प्रिपरेशंस में उनको इम्प्लीमेंट कर पाए, सो दैट वो अपने आप में इम्प्रूव कर पाए एंड अच्छी रैंक अचीव कर पाए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड अगेन थैंक यू वेरी मच, एंड अगेन वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली फॉर अचीविंग सच ए ग्रेट रैंक विद एमटेक। आपने ये सब कुछ किया, इतना आसान होता नहीं है स्टूडेंट्स के लिए कर पाना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।